उमंग है, उल्लास है। आज पूरा देश लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मना रहा है, खासकर पंजाब और उत्तर भारत में, क्योंकि यहाँ लोहड़ी सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि नई शुरुआत है। रिश्तों की मिठास है और परिवार के साथ जुड़ाव की मिसाल भी है। शाम के वक्त पूरा परिवार साथ मिलकर नाचते गाते हुए इस पर्व को मनाता है। उससे पहले लोहड़ी के लिए शॉपिंग जारी है। बिल्कुल, और तमाम तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोहड़ी की रौनक जो है वो साफ नजर आने लगी है। शाम को अलाव लोग तापते हुए नजर आएंगे, उसके आसपास नाचते गाते परिवार के साथ प्रसन्नता के पल बिताते हुए नजर आएंगे। बाजारों की बात करें तो बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कपड़ों, आभूषणों और सजावटी सामान की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। सबसे ज्यादा चहल पहल शहर रेवड़ी और गज्जक की दुकान पर देखने को मिल रही है। भले ही लोहड़ी त्योहार ठंड के जाने की बेला में मनाया जाता है, क्योंकि इसके बाद से ही दिन बड़े होने लगते हैं, लेकिन इस बार देश में सर्दी का मौसम अभी और बढ़ने वाला है। ऐसे में अपनों के साथ त्योहार की रंगत और खुशियां सर्द मौसम में ही बांटी जा रही हैं। वैसे पंजाब में लोहड़ी के पर्व पर दुल्ला भट्टी को याद करना विशेष महत्व रखता है। दुल्ला भट्टी पंजाब के लोक नायक माने जाते हैं। कहा जाता है कि वो अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद किया करते थे। लोक कथाओं के अनुसार दुल्ला भट्टी ने कई गरीब लड़कियों की इज्जत की रक्षा की और उनका विवाह कराया, जिसमें उन्होंने कन्यादान की भूमिका निभाई। इसलिए लोहड़ी के गीतों में आज भी उनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तमाम मनमोहक दृश्य इस वक्त आप देख सकते हैं। लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। लोहड़ी का जश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। जैसे जैसे गुंजन शाम होती है, लोहड़ी की रौनक और दिखने लगती है और ये तस्वीरें साफ नजर दिखा रही हैं कि किस तरीके से इस त्योहार की रौनक देश भर में आज है। आ गया नई फसल, गर्माहट और एकजुटता को दर्शाने वाला लोहड़ी। अलाव में तिल, गुड़, मूंगफली और मक्के की आहुति देने वाला लोहड़ी। आ गया लोकगीत की धुनों पर नाचकर जश्न मनाने और आपस में खुशियां बांटने वाला लोहड़ी। भारत में त्योहारों का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि खान पान और मस्ती भी त्योहारों की शान रहे हैं। ऐसे में लोहड़ी का पर्व फिर से हमारे जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। मकर संक्रांति से पहले बनाए जाने वाला त्योहार लोहड़ी उत्तर भारत में, खासकर पंजाब में काफी मायने रखता है। नवविवाहित जोड़ों और नए जन्मे बच्चों के परिवारों के लिए तो लोहड़ी बेहद खास माना गया है। इस त्योहार पर नकारात्मकता को दूर कर जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाने की मान्यता है। पुरानी मान्यताएं भी कहती हैं कि लोहड़ी शब्द की उत्पत्ति तिलोहड़ी से हुई थी, जो दो शब्द तिल और रोड़ी यानी गुड़ से मिलकर बना है। लोहड़ी नई फसल के स्वागत का त्योहार है। ऐसे में किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान और प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। लोहड़ी की पवित्र आग में तिल और गुड़ डालने के मायने हैं कि हम अपने पुराने दुखों को जला रहे हैं और आने वाले साल के लिए मिठास और खुशहाली मांग रहे हैं। तो भले ही जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड है, रजाई में दुबकना ही रास आ रहा है, लेकिन लोहड़ी की खासियत ही ऐसी है कि जब कानों में पारंपरिक लोकगीत गूंजते हैं, ढोल की थाप पर पैर थिरकते हैं, तो इस कड़कड़ाती ठंड के बीच लोहड़ी का अलाव ही गजब की गर्माहट और गर्मजोशी देने के लिए काफी है। तो लोहड़ी की खुशियों को बांटते वक्त जब आप जलते अलाव में तिल और गुड़ की आहुति दें, तो याद रखें कि आप सिर्फ एक रस्म नहीं निभा रहे, बल्कि अपनी सेहत और संस्कृति को भी मजबूती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोहड़ी मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस बार मकर संक्रांति को लेकर कंफ्यूजन था कि 14 या 15 जनवरी कब मनाएं मकर संक्रांति। इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, ज्यादातर ज्योतिष आचार्यों का मानना है कि 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाना काफी शुभ रहेगा।
साथ ही जानकारों का कहना है कि आज ही लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा। लोहड़ी नई फसल के आगमन का उत्सव है। उत्तर भारत के किसान इस पर्व को खूब धूमधाम से मनाते हैं। खासकर पंजाब हरियाणा में लोहड़ी की रौनक देखते ही बनती है। खबर यह भी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इजरायली दूतावास ने भी लोगों को लोहड़ी की बधाई दी है। गुड न्यूज ये भी है कि इस बार लोहड़ी के अवसर पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहां लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया। इस बीच मुख्यमंत्री ने पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के दौर में अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत है। तो देखिए उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब हरियाणा के सीएम ने लोहड़ी मनाई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सबको एक साथ मिलजुल कर इस पर्व को मनाना चाहिए और इसके तमाम रंग वहां पर नजर आए। परिवार के साथ लाडवा में लोहड़ी उत्सव की ये तस्वीरें बेहद खास। मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद रहे। अग्नि प्रज्वलित कर प्रदेश की खुशहाली के लिए इस दौरान कामना की गई। उन्होंने बताया कि आधुनिकता के दौर में अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नायब सिंह सैनी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनके परिवार के साथ में मौजूद हैं। हरियाणा के सीएम ने लोहड़ी मनाई है और उन्होंने प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की है। तो पूरे देश भर में लोहड़ी का उत्सव मनाया जा रहा है। शाम को और भी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलेंगी, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा खास। सीएम नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शामिल, उनका परिवार भी उनके साथ में मौजूद था। इसके साथ ही कुछ और खास लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। देखिए लोहड़ी का जो पर्व है वो शाम के समय खास तौर पे मनाया जाता है। शाम के समय लकड़ियों और गोबर के उपलों को इकट्ठा कर उसे जलाने की परंपरा रही है, जिसके बाद परिवार के साथ उनके चारों तरफ घेरा बनाकर परिक्रमा की जाती है। ऐसे में आज लोहड़ी को मनाने का शुभ मुहूर्त और शुभ योग क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं और विस्तृत में आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। देखिए ज्योतिष गणना के अनुसार लोहड़ी की पूजा और पवित्र अग्नि जलाने के लिए शाम का समय सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। जानकारों के अनुसार शाम 5:43 से 7:15 तक पूजन का शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। इस अवधि में अग्नि पूजन का शुभ फल प्राप्त होगा। वहीं बात करें शुभ योग की, तो आज लोहड़ी पर सुकर्मा योग और चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। ऐसे में इन नक्षत्रों और शुभ मुहूर्त के बीच पूजा करने से सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। अनुमान है कि आज सूर्यास्त का समय शाम तकरीबन 5:43 का रहेगा। ऐसे में सूर्यास्त से तकरीबन 2 घंटे का वक्त लोहड़ी और अग्नि के पूजन के लिए सबसे शुभ रहेगा। वहीं लोहड़ी पर कई हस्तियों ने देशवासियों को बधाई भी दी है। साथ ही भारत में इजराइल के दूतावास ने भी लोहड़ी पर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें लिखा, लोहड़ी की लख लख बधाइयां। लोहड़ी के शुभ अवसर पर यह फसल उत्सव सभी के लिए समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां लेकर आए। तो तिल, गुड़, मूंगफली के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व खुशहाली हर किसी के जीवन में लेकर आए और इसको लेकर सुबह से ही शुभकामनाओं का दौर भी जारी है। तो ये तो बात हो गई लोहड़ी के पर्व की। अब इसके बाद मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, जिसे लेकर तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा माघ मेले में मकर संक्रांति को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर स्नान दान की काफी विशेष परंपरा रही है, जिसके लिए मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना भी लगातार जताई जा रही है। पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ मेले की शुरुआत हुई थी। 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से कल मकर संक्रांति जो पड़ने वाली है उस पर विशेष स्नान के लिए भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी फुल एक्शन मोड में भारी भीड़ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद
कर दिए गए हैं, वही श्रद्धालुओं का उत्साह अब खूब नजर आ रहा है। की शुरुआत हुई है और देखिए, संत समाज के अनोखे संकल्प यहाँ पर दिख रहे हैं। तो प्रमुख स्नान पर्वों में सुलभ और सुरक्षित स्नान को लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि संगम क्षेत्र में भव्य और दिव्य गंगा आरती और कैसे पूरे माघ मेले में आस्था अपार उमड़ गई। तो माघ मेले में एक तरफ जहां साधु संतों के और अलग अलग अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, तो कल का स्नान वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शुभम हमारे सहयोगी प्रयागराज पहुंच चुके हैं, उनसे वहां से सीधे जानकारी लेंगे। शुभम, सबसे पहले तो लोहड़ी की बहुत सारी बधाइयां आपको। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें माघ मेले की देख पा रहे हैं, बताएं। हैप्पी लोहड़ी गुंजन, सरगम, आप दोनों को बहुत सारी बधाई। मैं इस वक्त संगम की रेती पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं गंगा, यमुना और मां अदृश्य सरस्वती का यहां मिलन होता है। ये त्रिवेणी संगम इसे कहते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। माघ मेला चल रहा है जो कि पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है और आज चूंकि माघ मेले का 11वां दिन है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। इस बार यूपी सरकार इस माघ मेले को महामाघ मेला यानी महाकुंभ की तर्ज पर मनाने का प्रयास कर रही है और ऐसा प्लान भी सरकार ने किया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। पहले स्नान की अगर हम बात करें तो करीब 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहां पर आस्था की पवित्र डुबकी संगम में लगाई थी, लेकिन ये अनुमान, ये आंकड़ा अब बढ़कर 1 करोड़ के पार जा सकता है। कल हमारी अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कल करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर मकर संक्रांति के यानी कि दूसरे शाही और प्रमुख स्नान पर्व पर स्नान करने वाले हैं। इसके अलावा ये आंकड़ा एक बार फिर बढ़ सकता है मौनी अमावस्या पर, जो कि तीसरा प्रमुख स्नान होगा। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि माघ का महीना है, शास्त्रों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, माघ का महीना जब तप स्नान ध्यान का और मोक्ष प्राप्त करने का होता है, पुण्य प्राप्त करने का होता है। और उसी क्रम में श्रद्धालु यहां बड़ी संख्या में पहुंचते जा रहे हैं। कल्पवासी यहां पर लाखों की तादाद में कल्पवास कर रहे हैं। वो आध्यात्म को अपनाकर जप तप कर रहे हैं, दिन में 3 बार स्नान कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड से ज्यादा आस्था मुझे यहाँ नजर आ रही है और क्या युवा, क्या युवतियां, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे और क्या संत, सभी यहाँ पर संगम की रेती में सब इस आस्था के समागम में, आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं संगम की तस्वीरें हैं। तीनों प्रमुख नदियां, पवित्र नदियां यहाँ पर मिलती हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ डुबकी लगाकर आ रहे हैं। ये सिलसिला अभी नहीं, ये सिलसिला तड़के 3 बजे से शुरू हो जाता है। हर रोज यहाँ करीब 44 दिन तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, स्नान करते हैं, यहाँ पर आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, दान करने के बाद रवाना हो जाते हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है गुंजन। सबसे खास बात ये विहंगम दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जैसे आपने कहा कि ठंड जो है वो बहुत ज्यादा है, ठिठुरन है और लगातार पारा जो है वो लुढ़क रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आस्था उस पर भारी यहाँ पर नजर आ रही है। शुभम, कितने की संख्या में कल श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है? क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा था कि 31 लाख लोगों ने पौष पूर्णिमा पर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई थी, लेकिन कल क्योंकि मकर संक्रांति है, कल के दिन स्नान का विशेष महत्व है, उसके बाद मौनी अमावस्या की भी बात होगी। खैर, लेकिन कल के लिए कितने भक्तों के आने का अनुमान जताया जा रहा है और क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, जानकारी जो कल हमने बात करी सीओ संगम अमरीश कुमार से, उन्होंने जानकारी दी कि करीब 31 लाख तो श्रद्धालु पौष पूर्णिमा यानी कि 3 तारीख को स्नान करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये आंकड़ा 3 गुना यानी करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान करने के लिए मकर संक्रांति के यानी कि दूसरे शाही स्नान पर्व पे पहुंच सकते हैं। यानी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार आ सकते हैं अगले स्नान के लिए। उसको लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 10,000 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और इसके अलावा अलग अलग साइन बोर्ड यहाँ पर बनाए गए हैं, स्टिकर्स यहाँ पर लगाए गए
गए हैं, QR कोड्स लगाए गए हैं, वो अपनी उपस्थिति बताने के लिए, अगर कोई किसी से बिछड़ जाए तो उनको मिलवाने के लिए यहाँ पर एक सेंटर तैयार किया गया है, एक प्राथमिक उपचार केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। अगर कोई किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो फौरन यहाँ पर जो पुलिस के जवान है वो उनके पास पहुंचते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ATS की 2 टीमें यहाँ पर लगातार पहुंच रही है, स्नाइपर्स की यहाँ पर टीमें लगातार तैनात है, जो कि पल पल की अपडेट तमाम इंटेलिजेंस को यहाँ पर पहुंचा रही हैं। संख्या का जो सवाल आपका था, करीब मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कल आस्था की पवित्र डुबकी यहाँ पर लगाने वाले हैं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर। और ये भी कहा जा रहा है, चूंकि मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि, ये 4 बड़े प्रमुख स्नान शेष हैं और ये आंकड़ा हर स्नान के साथ बढ़ता जाएगा। और यही अनुमान प्रशासनिक अधिकारी भी लगा रहे हैं। यहाँ की आस्था, यहाँ की भक्ति, यहाँ की शक्ति भी यही कह रही है कि लगातार आंकड़ा श्रद्धालुओं का बढ़ेगा और उसको लेकर पूरी कमर कस ली है। चूंकि ये माघ मेला बीते सालों में हुए माघ मेले से कहीं ज्यादा अलग नजर आ रहा है। इस बार आपकी छटा आप देख पा रहे होंगे, ये मिनी महाकुंभ जैसा आपको नजर आ रहा है और लोगों में जो भक्ति है, जो आस्था है अपने आराध्य के प्रति, मां गंगा के प्रति, संगम के प्रति, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसा ही जैसा कि हमने पुलिस अफसरों से भी बातचीत की, वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि आंकड़ा इस बार 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच जाएगा और ये आंकड़ा हर स्नान के साथ आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। यूपी सरकार ने चप्पे चप्पे पर तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर तैनात कर रखा है। पुलिस अफसर तैनात है, पुलिस के जवान तैनात हैं, मेडिकल हेल्थ की जो कैंप की सुविधाएं हैं वो यहाँ पर लगातार चल रही हैं 24 घंटे 7 दिन। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरी भी यही अपील है। गुड न्यूज टुडे भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि बड़ी संख्या में संगम पर आए, स्नान करें, डुबकी लगाएं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुण्य अर्जित करें, क्योंकि यहाँ घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तमाम व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त कुंभ के दौरान तस्वीरें देखी थी, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे और उम्मीद अभी भी यही की जा रही है क्योंकि साधु संत वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो जैसा हमने कुंभ में देखा था कि अखाड़ों के लिए एक अलग जगह बनाई गई थी, स्नान के लिए एक पूरा रास्ता उनका तैयार किया गया था, तो ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं कल के स्नान के लिए वहां पर? हाँ गुंजन, मैं देख पा रहा हूँ अलग अलग घाट यहाँ पर तैयार किए गए हैं। करीब 850 हेक्टेयर में ये पूरा मेला क्षेत्र फैला हुआ है। 7 सेक्टर में इसे बांटा गया है और अलग अलग 13 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग घाट, अलग अलग जोन बनाए गए हैं ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो और अलग अलग जगह पर जाकर उनकी गाड़ियों को, उनके रास्तों को डाइवर्ट किया जा रहा है। वो सीधे जिस भी राज्य का अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, पहचान पत्र दिखाएंगे, उन्हें उसी रास्ते से उसी घाट पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा ताकि वो अपने गंतव्य के लिए भी वहां से रवाना हो सके, आसानी से डुबकी भी लगा लें और सीधे जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से रवाना हो सके। यानी भीड़ इकट्ठा होने के लिए ऐसी कोई गुंजाइश प्रशासन ने छोड़ी नहीं है कि कोई भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना घटे जिसको लेकर चिंता जाहिर करनी पड़े। हालांकि फिलहाल जो व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं अलग अलग सेक्टर में इसीलिए बांटा गया पूरे मेला क्षेत्र को ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना श्रद्धालुओं को ना करना पड़े, कोई किसी से बिछड़े ना, सबको आसानी से स्नान हो सके, सब अपनी भक्ति कर सके, आराधना कर सके, उपासना कर सके और जो मोक्ष की प्राप्ति और जो पुण्य अर्जित करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल, बात मौसम की कर लेते हैं। इन दिनों देश के कई राज्य जबरदस्त ठंड की गिरफ्त में हैं। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में ठंड ने जनजीवन का खासा प्रभावित किया है। पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम शुष्क होने के साथ ही राजस्थान के सीकर में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। नौबत यह है कि पहाड़ी राज्यों में ही नहीं बल्कि मैदानी राज्यों में भी पानी जमने लगा है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि जल्द ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। यानी अभी ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं। जनवरी का तीसरा हफ्ता और इस तीसरे हफ्ते में जमा देने वाली ठंड समूचे उत्तर भारत में पड़ रही है, चाहे पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी राज्य। जबरदस्त ठंड के कारण हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। राजस्थान के 3 शहरों से आई इन तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। चूरू, जैसलमेर और सीकर में तो इन दिनों तापमान में गिरावट के चलते पानी जमने तक की नौबत आ गई है। आपको बताएं हम सही चीजें, आपको बताएं हम, ये देखो ये पूरी बर्फ है। कहीं खेत खलियान से ओस की बूंदें जमने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं गाड़ियों की छतों पर मौजूद ओस के जमने की तस्वीर देखने को मिल रही है और कहीं पाइप में मौजूद पानी ही जम गया है।
मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा शहर फतेहपुर शेखावाटी है, जो कि यहाँ का न्यूनतम टेम्परेचर की अगर बात किया है तो सब सीजन का सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पर दर्ज कल किया गया। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से फूल है, पूरे जो सरसों के जो फूल है वो बर्फ बन चुके हैं। हाड़ कपा देने वाली ये ठंड पहाड़ी राज्यों में भी पड़ रही है। देवभूमि उत्तराखंड में भले ही इस साल अभी तक उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी नहीं हुई है, बावजूद इसके सूखी ठंड ने राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में सब कुछ जमा दिया है। झरने, नदी, नाले इस वक्त जम चुके हैं। ऐसे में इस सूखी ठंड से बचने के लिए लोगों को सुबह और रात को अलाव का सहारा तक लेना पड़ रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार दिखाएं किस तरह से ये नाला है, कभी बहा करता था, लेकिन ये पूरी तरह से बर्फ, जो पानी है ये पूरी तरह से जो है बर्फ के रूप में बदल गया है। यानी कि तापमान इतना डाउन यहाँ पर हो रहा है कि पूरा पानी जो है जमने लगा है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पानी पीने का पानी भी ये जो है गर्म करके और उसके बाद ये जो है उसको जो बर्फ है उसको गला करके जो है पीने के पानी के रूप में उपयोग में लाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जिन चोटियों पे जो है इन दिनों जनवरी के दिनों में जो है बर्फबारी हुआ करती थी, साथ में जो है पूरी पहाड़ियाँ सफ़ेद चादर ओढ़े हुए रहती थी, लेकिन पूरी पहाड़ियाँ वीरान दिख रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां सूखी ठंड से लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर का असर लगातार दिखाई दे रहा है। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं 15 और 16 तारीख से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी हो सकती है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं ये 15 और 16 तारीख को आएगा और ये ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा। तो 16 और 17 तारीख को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में अच्छा स्नोफॉल होगा, हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर स्नोफॉल होगा, लेकिन उत्तराखंड उस समय भी शुष्क बना रहेगा। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करता है तो ये जो नॉर्दर्ली विंड है, ठंडी हवा है, ये रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके कारण जो मिनिमम टेम्परेचर है थोड़ा सा ये जो डायरेक्शन चेंज होता है विंड का और जो क्लाउडिंग वगैरह आती है उसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगले 2-3 दिनों तक जो सर्दी है वो इस सीजन की पीक विंटर है। मौसम विभाग के इस अलर्ट से साफ है कि उत्तर भारत में लोगों को अभी इस कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। फतेहपुर शेखावाटी से राकेश गुर्जर, जैसलमेर से विमल भाटिया और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कड़ाके की ठंड, गिरता पारा और घना कोहरा। मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट इस शीतलहर और कोहरे को देखकर जारी किया गया है। और तस्वीरें भी आप देखिए कि सुबह का समय है, सुखना लेक पर किस तरीके से लेक और आसमां आपको एक ही इस कोहरे से घिरे और लिपटे नजर आएंगे। यहाँ से नजर आती शिवालिक हिल्स, जहाँ कसौली और यहाँ हिमाचल के जो पहाड़ नजर आते हैं सुखना लेक से, वो इसी कोहरे की वजह से ढक जाते हैं। और सुबह का समय इसी शीतलहर का मौसम विभाग का अनुमान भी था, जिसके चलते रेड अलर्ट जारी किया गया था। पंजाब के अंदर और हरियाणा के कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर जा पहुँचा है, यानी कि तापमान 0 डिग्री है। पंजाब का बठिंडा और हरियाणा का महेंद्रगढ़, नारनौल इलाका ऐसा है जहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। और साथ साथ पंजाब का फरीदकोट, गुरदासपुर, अमृतसर 1 डिग्री टेम्परेचर है। और हरियाणा के हिसार में सिरसा, गुड़गांव ऐसी जगहें हैं जहां पर टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री पर बना हुआ है। हालांकि हल्की धूप के चलते और जो विजिबिलिटी थोड़ी बेटर है पहले से, तो लोग अपनी मॉर्निंग रूटीन पर वापस जरूर हैं। खुद को फिट रखने के लिए, अपने आप को इस ठंड से बचाने के लिए आप देखिए, चाहे वो मॉर्निंग उनकी एक्सरसाइजेज हो, चाहे वो सुबह चाय की चुस्की हो, या फिर लेक का एक यहाँ पर आकर उनका सैर सपाटा हो, तो उस रूटीन में वापस ज़रूर नज़र आते हैं जब भी ठंड कम होती है। लेकिन ऐसी ठंड में मौसम विभाग का कहना है कि खुद को बचा के रखने की ज़रूरत है। आज रेड अलर्ट है और 17 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया गया है पंजाब और हरियाणा दोनों में। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़।
आपको लद्दाख लेकर चलते हैं। वहां इन दिनों कुदरत की बिछाई बर्फ पर आइस हॉकी खेली जा रही है। वहां 5वीं बार आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। दिसंबर से फरवरी तक आइस हॉकी के कई टूर्नामेंट होते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ नेचुरल आइस हॉकी मैदान तैयार हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में आइस हॉकी के सबसे ज्यादा खिलाड़ी लद्दाख से ही निकलते हैं। कारगिल में कई हजार फीट की ऊंचाई पर खेलों का रोमांच नजर आ रहा है। यहाँ की बर्फीली वादी का तापमान माइनस में है, मगर आइस हॉकी के खिलाड़ियों के जोश से माहौल गर्म बना हुआ है। खिलाड़ियों का जोश इतना हाई है कि कड़कड़ाती ठंड भी उनके हौसले के आगे पस्त है। असली रोमांच उस वक्त नजर आया जब बर्फ के मैदान पर इन्होंने खेलना शुरू किया। इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक वहां मौजूद थे, क्योंकि कारगिल में आइस हॉकी काफी पॉपुलर है। ऐसे इवेंट नई प्रतिभा को उभरने का मौका भी देते हैं, साथ ही लोगों को एकजुट भी करते हैं। कारगिल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना के महिला अधिकारियों ने एक जहाज से 4 महाद्वीपों की परिक्रमा करके अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया है। देखिए, IASP त्रिवेणी के माध्यम से इन महिलाओं ने दुनिया को बता दिया है कि भारतीय नारी हर मोर्चे पर सक्षम है। सितंबर 2025 को त्रिवेणी से महिला सशक्तिकरण का सफर शुरू हुआ था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही डिफेंस की 10 महिला अधिकारी 4 कॉन्टिनेंट्स के सफर पर निकली थी, जिसमें से 2 महिला अधिकारी हमारे साथ हैं। 40 से 45% तक का सफर ये पूरा हो चुका है। मेजर ओमिता दलवी और स्क्वाड्रन लीडर आरवी जयदेव, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये कॉन्टिनेंट का सफर पूरा करके आई हैं। हम उन्हीं से जानेंगे क्या है इसके पीछे की वजह, कैसा रहा सफर और क्या एक मैसेज देना था दुनिया को। कैसा रहा सफर और कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या इसके पीछे की वजह थी? थैंक यू सो मच। ये एक्सपेडिशन अपना लेग करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड इसका मेन मोटिव था कि प्रमोट सेलिंग इन इंडिया एंड वुमेन एम्पावरमेंट। एंड जो हमारी बोट है दैट इज ऑल्सो एन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के द्वारा बनाई हुई बोट, तो इट इज प्रमोटिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन इंडिया। क्या चैलेंजेस आए? आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का लेग था, क्या चैलेंजेस आए, कितने दिन का सफर रहा और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पर्सनली? टोटल हमने कवर करे अराउंड 4000 नॉटिकल माइल्स एट सी, जिसके लिए हमें 45 डेज लगे। एंड टोटल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। उसमें हमने एक मेजर माइलस्टोन कवर किया था अबाउट क्रॉसिंग द इक्वेटर। ये हमारी टीम का 2nd इक्वेटर क्रॉसिंग था, तो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी स्पेशल हमारे सर्कम नेविगेशन में। एंड उसके अलावा वेदर पहले तो ठीक ठाक था, बट देन इट स्टार्टेड गेटिंग रफ। 40 नॉट 50 नॉट की हवा आ रही थी, तो वैसे मजेदार तो था ये एक्सपीरियंस। एयरफोर्स में ज्यादातर आपकी ट्रेनिंग हुई है, लेकिन समुंदर में कितने दिनों तक रही हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा था न्यूजीलैंड का जो आपका लेग था उसके लिए? तो अभी मुझे टोटल 12 साल सर्विस हो गई है, तो 9 साल तो मैं एयरफोर्स में रही हूँ, बट पिछले ऑलमोस्ट 3 इयर्स मैं आर्मी के साथ सेलिंग कर रही हूँ। तो बहुत ही बढ़िया एंड यूनिक एक्सपीरियंस था। तो ऑब्वियसली एयरफोर्स में सेलिंग नहीं है, तो आर्मी के साथ ये अपॉर्चुनिटी मिला। और आई थिंक अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 15,000 नॉटिकल माइल सेल कर चुके हैं और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पूरा कवर कर चुके हैं, फ्रॉम पोरबंदर
टू कोची एंड इवन वन एक्सपेडिशन हमने मुंबई से अंदरोद जो लक्षद्वीप में वो भी कवर किया था। यूथ के लिए क्या मैसेज होगा, किस तरीके से वो इंस्पिरेशन लें और डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें? So, like being part of the defense forces, I'm a third generation in the forces, so I take pride in the uniform. So I would like to encourage the future generation, please do come in, join, take pride in the uniform. और आपको ऐसे जैसे हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिले, you will also get lot of opportunities to explore the world. यूथ के लिए भी एक मैसेज है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिफेंस फोर्सेस की तरफ अपना रुझान रखें और डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें, जिसकी वजह से देश की कहीं ना कहीं सेवा कर सकें। और जो महिला सशक्तिकरण का एक जो मैसेज डिफेंस फोर्सेस को देना था, वो कहीं ना कहीं अब कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई।